Now, Sri Anil Madhav Dev. Very good. Dave. Anil Madhav. Sorry. You read your final speech. माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का बिल टेबल पर लाया गया, क्योंकि जिस प्रकार के बिल मध्य प्रदेश से और गुजरात से लौटा दिए गए थे तो कभी कभी लगता था कि हम आतंकवाद से लड़ना भी चाहते हैं और कानून बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार का बिल आया है, लेकिन ये बिल तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि इसके अंदर इसके प्राण नहीं फूके जाएंगे, क्योंकि मैं आर्टिकल 51A के डी के तहत कहता हूं कि इस देश के नागरिकों के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के अंदर जब देश को आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। लेकिन वो प्रयत्न केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए नहीं है, वो 365 दिन के प्रयत्न हैं और वो प्रयत्न प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिव सिविल डिफेंस चाहते हैं। लेकिन वो रिस्पॉन्सिव सिविल डिफेंस हमारे पास है क्या और हम खड़ा कर सकते हैं क्या? उपसभापति महोदय, सेना में कितने मुसलमान हैं इसकी गिनती करके अगर हम इस देश के नागरिकों को ये कहें कि आप देश की सुरक्षा में लग जाइए, तो ये ठीक दिशा नहीं है। कहीं न कहीं हमें अपने काम करने की दिशा और अपने सोचने की दिशा में एक साम्यता लाना पड़ेगी, क्योंकि देश हमारी ओर देखता है, देश हमसे देखता है। हम देखते हैं कि हम लोगों से पूछते हैं, क्या हम डॉक्टर से पूछते हैं ऑपरेशन करते समय कि तुम्हारी धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है? लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हम इस प्रकार के प्रयत्न करते हैं, जिन प्रयत्नों के अंदर हम शासकीय संस्थाओं के अंदर, हम सेना के अंदर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम सिविल डिफेंस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं पहली बार बोल रहा हूं, आपसे निवेदन है कि कृपया सुनिए। अगली बार में आप जितनी चर्चा करेंगे मैं करूंगा। आप पहली बार के लिए करिए, अगली बार में मैं तैयार हूं आपके जवाब को देने के लिए। उप सभापति महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कोपेनहेगन में हुआ है वैसा ही यहां पे भी हो रहा है। वहां बहुराष्ट्रीय और बड़े लोग और डेवलप्ड नेशन एजेंडा सेट करते हैं और उसके ऊपर बाकी सब लोग बात करते हैं। उन्होंने वहां एक एजेंडा सेट किया, कार्बन ट्रेडिंग करेंगे। ये कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है? क्या पाप की ट्रेडिंग हो सकती है? क्या सिन की ट्रेडिंग हो सकती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं पाप करूंगा, आप पुण्य करिए, मैं आपके पुण्य खरीद लूंगा, उससे मेरे पाप एडजस्ट हो जाएंगे? मैं कार्बन उत्सर्जन करूंगा, आप ऑक्सीजन करिए, मैं उसको कार्बन ट्रेडिंग के नाम पे खरीद लूंगा? उपसभापति महोदय, डेवलप्ड नेशन के द्वारा सेट किए जाने वाले ट्रेंड और सिलेबस से बाहर आकर के सोचने के लिए एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र के प्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके सेट किए हुए एजेंडे में बात न करें। ठीक वैसे ही यहां पे भी वही चीज हो रही है। यहां हम एजेंडा सेट कर रहे हैं। इस देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जो आईएसआई की मार और पहुंच से बाहर हो। इस देश का कोई विकासखंड का हिस्सा ऐसा नहीं है जहां लश्कर या अन्य आतंकवादी संगठन वहां पहुंचे न हो, और इस देश का कोई उप विकासखंड ऐसा नहीं है जहां स्लीपर सेल्स नहीं है। हमें चाहिए इस देश के नागरिकों को इस देश के आतंकवाद की लड़ने वाली व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा करना है और उन्हें प्रशिक्षित करना है, उसके लिए तैयार करना है। और यह राष्ट्रीय चरित्र के बगैर नहीं हो सकता। और राष्ट्रीय चरित्र का बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। 9/11 को WTC गिरी, देश के एक व्यक्ति ने खड़े होकर के ये नहीं कहा कि देश का राष्ट्रपति अयोग्य है और उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने, हम में से नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने सड़ी हुई लाश, बिलखती हुई मां से यह पूछा जाए कि तुम्हारी बेटी इसके नीचे दबी हुई है, बताइए कब निकलेगी, और वो कह रही हो कि मेरी बेटी दब गई है। इस राष्ट्र ने, इस देश ने, इस विश्व ने ऐसा कोई चित्र नहीं देखा। यह नेशनल कैरेक्टर है। और बाकी मुंबई के हमले में क्या हो रहा था? मुंबई के हमले के समय हम पूरी दुनिया को बता रहे थे, लोग वहां पर, मुंबई के लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। जब कारगिल के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे थे, तब इस देश की, जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता,
आप देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? मनमोहन सिंह जी आतंकवादियों से मुंबई में लड़े कि इस्तीफे का कागज लेकर ढूंढते फिरे कि मैं इस्तीफा कैसे दूंगा? देश के प्रधानमंत्री से, जब वो आतंकवाद से लड़ रहा है, उस समय हम उससे इस्तीफा मांग रहे थे। कारगिल के समय में ये हुआ था। ये राष्ट्रीय चरित्र के विपरीत जाने वाली चीज है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने देश के अंदर बहुत कुछ सकारात्मक नहीं हो रहा है। बहुत सारे एनजीओ सेक्टर्स के लोग हैं जो देश के अंदर देश की सुरक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, इसलिए उसको बता सकता हूं कि जब श्रीनगर के अंदर पाकिस्तान के घुसपैठिए घुस आए थे, उस समय रात भर जग करके अगर एयरपोर्ट बनाने का काम किया था तो इस देश के नागरिकों ने ही किया था। आप उन्हें स्वयंसेवक बाद में कहिए। जब चरखी दादरी में 2 प्लेन टकरा जाते हैं तो रातों रात उठाने वाला व्यक्ति सामने वाले का धर्म नहीं पूछ रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। गुजरात में जब भूकंप आता है, जब तमिलनाडु के अंदर सुनामी आती है, आंध्र प्रदेश के अंदर जब बाढ़ आती है, ऐसे सारे कामों के अंदर हजारों लाखों संस्थाएं हैं, लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन उपसभापति महोदय, अपनी बात को खत्म करने के पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह बिल लाने से नहीं होगा, इसके अंदर प्राण फूंकना पड़ेंगे। और जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर लेनिनग्राड में हुआ कि जिन तस्वीरों को उतार दिया गया, जिन बातों को मिटा दिया गया, लेनिनग्राड में लड़ती हुई सेना को कहा गया कि ये वो महान पुरुष है, ये तुम्हारे पूर्वज है, ये 200 साल पहले हुए थे, ये 300 साल पहले हुए थे, इनके लिए लड़ो। और लोग लड़े, एक एक नुक्कड़, एक एक खिड़की, एक एक दरवाजे, एक एक गली, एक एक मोड़ पर लड़ाई हुई और लेनिनग्राड के अंदर मित्र राष्ट्रों की सेना ने नाजी सेनाओं को हरा दिया। इस बिल के अंदर अगर हम लोगों को यह नहीं समझाएंगे कि भगत सिंह 22 साल की उम्र में क्यों फांसी के फंदे पर झूल गया, सदन में बम फेंकने के बाद में वो आदमी क्यों नहीं भागा, 25 साल का चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर क्यों लड़ता हुआ इस दुनिया से चला गया, अब्दुल हमीद पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए क्यों आत्मोत्सर्ग करता है, निर्मलजीत सिंह सेखो श्रीनगर के एयरपोर्ट पर बम्बार्डमेंट हो रहा था, सेबर हमला कर रहे थे, सेबर जेट्स, ऐसे समय में अपना छोटा सा नेट लेकर के टेक ऑफ करता है और सेबर जेट को गिरा देता है। अगर आप निर्मलजीत सिंह सेखो को नहीं सिखाएंगे तो ये देश खड़ा नहीं हो पाएगा। इस देश को खड़ा करने के लिए जरूरी है। इसलिए सभापति महोदय, अंत में मैं इतनी ही बात कहता हूं कि इस देश के 1 अरब 15 करोड़ लोगों को इस देश की सुरक्षा में सन्नद्ध करना पड़ेगा। इस देश की 2 अरब 30 लाख आंखों को देश के अंदर आतंकवादियों को पहचानते करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने एक छोटी सी पहल की है। मातृभूमि रक्षा मंच के नाम से उन्होंने एक मंच बनाया और उस मंच के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो 6ठी से 12वीं तक के बच्चे हैं, ये बच्चे, महिलाएं और एनजीओस, ये हमारे लिए सबसे बड़े ऐसे सेगमेंट हैं क्योंकि इन लोगों के अंदर गलत को पढ़ लेने की विलक्षण क्षमता होती है। 1 सेकंड के अंदर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला बता देती है कि इस आदमी का इरादा ठीक नहीं है, उसकी आंखों में ईश्वर ने वो योग्यता दी है। वैसे ही जो तरुण युवक है, उन तरुण युवकों के अंदर एक क्षमता होती है कि वो देख के बता देते हैं कि साहब आज मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने देखा कि गलत टाइप का आदमी घूम रहा था। इस समय हमारे साथ गृह मंत्रालय में गृह मंत्री जी जब कहते हैं ना कि मैं आने वाली इंटेलिजेंस की 15 दिन पहले वो जवाब देते हुए कह रहे थे कि आप तो कह रहे हैं कि इस्लामिक टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, और उसको लेकर के सदन में उन्होंने इंटरवीन किया था और इंटरवीन करते हुए कह रहे थे कि मैं 24 घंटे इस व्यवस्था के साथ रहता हूं। मैं आपका कष्ट समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि दिन भर जब इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी एक व्यक्ति को दी जाती है तो उसकी नींद और चैन सब खराब होता है। उसको लगता है देश की सुरक्षा में कैसे करूं। इसके अंदर आप 1 अरब 15 करोड़ लोगों को काम में लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई देश की सेवा नहीं हो सकती। लेकिन आपको बहुत केयरफुल भी रहना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 10-15 साल पहले इस देश के एक प्रधानमंत्री ने गंगा को साफ करने के लिए इरादा दिया, वादा किया, इरादा दिया, पैसे दिए, लेकिन उसके साथ वालों ने उसका वो काम करने नहीं दिया। वो इस संसार से चले गए, लेकिन गंगा आज भी मैली है, गंगा साफ नहीं हुई।
इसलिए ये बिल आप अमेंड कर रहे हैं तो मैं इसका स्वागत है, आप करिए, लेकिन इसके अंदर प्राण फूकिए। इस देश के 1 अरब 15 करोड़ लोगों को और एक एक पंचायत को काम में लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि ये बिल सार्थक होगा। आपको समाज आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन ऐसा सब करने के लिए जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो बाकी सारी लिटरेचर की आवश्यकता है, उसको खड़ा करते समय आप वो गलती न करें जो गलती भारतीय सेना के अंदर धर्म के आधार पर गिनती की जा रही है। इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले 2, 5, 7 सालों के अंदर यह बिल एक प्रभावी बिल के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।